नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष का काला दिवस और ऐसे में बिना अनुमति प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त चेतावनी भी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस या फिर सार्वजनिक सभा की इजाजत नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया है। बीजेपी इस दिन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रदेश भर में जश्न, मिष्ठान वितरण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसे काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार प्रभावित हुए हैं और जबकि बीजेपी इसे विकास और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। विपक्ष के विरोध कार्यक्रमों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 साल बाद पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखने जा रही हैं। भारत में रह रही शेख हसीना बुधवार को वर्चुअली माध्यम से विदेशी पत्रकार क्लब के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शेख हसीना से जुड़ी हुई 2 साल बाद मीडिया से बोलेंगी शेख हसीना और ऐसे में 2 सालों के बाद से ये कार्यक्रम जो है वो ढाका में परेशान है और ऐसे में भारत ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वर्चुअली प्रेस वार्ता पर बढ़ा राजनीतिक विवाद। ऐसे में ये बड़ी जानकारी शेख हसीना से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 साल के बाद पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखने जा रही हैं और ऐसे में भारत में रह रही शेख हसीना बुधवार को वर्चुअली माध्यम से यानी कि आज वो विदेशी पत्रकार क्लब के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी जहां वो पत्रकारों के सवालों के जवाब भी देंगी और इस घोषणा के बाद से बांग्लादेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। ढाका ने भारत से इस कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट रूप से अपनाने की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा अवद इस्लाम ने सवाल उठाए और एक भगोड़े नेता को भारत में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है और नहीं चाहता है कि ऐसे आयोजनों से द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़े। भारत ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से निजी कार्यक्रम है और सरकार का इससे कोई भी संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन या फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया में भारत सरकार का कोई भी भूमिका नहीं है और ऐसे में मीडिया संस्था सीधे शेख हसीना से संपर्क कर रहे हैं और साक्षात्कार देना उनका व्यक्तिगत निर्णय है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद से शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई थी और इसके बाद से उन्होंने केवल लिखित बयान ही जारी किए थे और अब पहली बार वो सार्वजनिक रूप से वर्चुअली माध्यम से अपनी बात रखेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रेस वार्ता के जरिए शेख हसीना अपने खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब देने और बांग्लादेश की जनता के बीच अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने की कोशिश करेंगी। इससे पहले बांग्लादेश की एक ट्रिब्यूनल उनके मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना चुकी है और हसीना इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करती रही हैं और ऐसे में उनकी पहली सार्वजनिक प्रेस वार्ता पर भारत और बांग्लादेश दोनों की। वहीं यूपी विधानसभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किए जाने के बाद से सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पहले ही चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुपूरक बजट पर चर्चा प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और इसका एजेंडा पहले से तय था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को न चर्चा पर भरोसा है और न ही संवैधानिक परंपराओं पर, इसीलिए वो लगातार सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है। और इसी दौरान जसराना से सपा विधायक सचिन यादव को मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाकर विरोध दर्ज कराया गया है।
और इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन नहीं मानने पर उन्होंने मार्शलों को बुलाकर सदन से उन्हें बाहर करवाया और पूरे सत्र के लिए उन्हें निष्कासित करने की घोषणा की है। सचिन यादव का समर्थन करने वाले सपा विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की की भी स्थिति बन गई और भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन पूरा नहीं कर सके। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर है रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष जो है पहले तो इनकी मांग थी कि चर्चा हो, लेकिन जैसे ही चर्चा हो रही है हंगामा करने लग रहे हैं। तो सर विपक्ष क्या चाहते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अनिता देखो, ये मुझे लग रहा है ना बहुत समय से चल रहा है ये सारा मुद्दा। पहले सतीश महाना ने पहली बार एक बार कहा कि चोरी की है और जिन्होंने चंदा से नहीं दिया था चंदा, इसलिए उनकी चोरी हो गई। और दूसरी बात इन्होंने फिर नई दोहरा दी है कि रसीद दो। और इस तरीके से मुझे लगता है विधानसभा की कार्रवाइयां अगर ऐसे ही बाधित होती रहेंगी तो जनता का कहाँ काम हो पाएगा। मुद्दे जो जमीनी वो कहाँ उठ पाएंगे। जो बुनियादी सवाल है जो देश में आज के डेट में उमड़े पड़े हैं, प्रदेश में उमड़े पड़े हैं, उनका जवाब कैसे मिल पाएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जनता को खुद अपने से सोचना चाहिए विधानसभाओं में किनको भिजवाना है और कौन सी सरकार चुननी है। ये सवाल आज की डेट में बहुत बड़ा है जो जनता के बीच में खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, चंदा चोरी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार कई तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं, कई विधायक जो हैं वो निष्कासित हो चुके हैं। चर्चा की मांग हो रही थी पर चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बयान भी दे रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है कि बीजेपी कहीं घिरती हुई नजर आ रही है क्या, या फिर विपक्ष का एक जी बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस बात की आशंका पूरी तरीके से थी सत्ता पक्ष को कि इस बार सदन में हम लोग घेरे जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर चंदा ठीक है, चंदा चोरी मुद्दा ऐसा है तो कोई भी आरोप अगर लग जाए वो तो सहन आदमी कर लेगा। अगर किसी को आप चोर कह दो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वही सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट करें। बिल्कुल। तो ऐसे में सर एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि चर्चा की चल रही थी कि चलो ठीक है एसआईटी का गठन हो गया, तो क्या सरकार पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है विपक्ष को, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ है और पर्टिकुलर जांच भी चल रही है, उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रहा है हमें, तो कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। देखिए, जांच, कानून, भरोसा, जो बातें आप कह रही हैं ये है और होना चाहिए एक सब नागरिक में, और जो भारतीय जो भी नागरिक है उनको होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन शक तब पैदा हो जाता है एसआईटी को बने हुए कितने दिन हो गए। ये जून में बनी थी, आज जाने 10 जून के आसपास बनी थी। जून पूरा निकल गया, जुलाई निकल गई, अब अगस्त शुरू हो गया। एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो भी सरकार को सौंप दी है 15 पन्नों की। क्या एक भी पन्ना बाहर पब्लिक डोमेन में आया? क्या एक भी पन्ना बाहर मीडिया को दिया गया कि भाई उस एसआईटी में किसको दोषी माना है, किसको गुनाहगार माना है और कितनी चंदा चोरी में लिखी गई है? कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद में एसआईटी के बाद में पुलिस वगैरह जो जांच कर रही है, तब से लेके अभी तक जनता को कुछ भी नहीं बताया गया है। अब कल जब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है, पूरी तरीके से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि जो यहाँ पे ट्रस्ट बना है वो केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना हुआ है, हम तो सिर्फ मोहरा मात्र हैं। तो इस तरीके से जो शब्दों में और जो विरोधाभास पैदा हो गया ना, उससे थोड़ी सी चिंता गहराने लगी है कि इसमें पर्दे में के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जिसको छिपाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। जी तो सर अभी तो ये मानसून सत्र चल रहा है, अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 27 में। तो क्या ये जो अखाड़ा अभी बना है वो 27 में भी देखने को मिलेगा? नहीं, अखाड़ा तो सज चुका है, अच्छी तरीके से सज गया। 6-7 महीने के बाद में चुनाव होने हैं और ये मुद्दा ऐसा है न सिर्फ अभी परेशान करेगा सत्ता पक्ष को, ये चुनाव में भी परेशान करेगा। क्योंकि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर
बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना चाह रही बिल्कुल है। बिल्कुल। और वो ठंडा इसलिए भी नहीं होना देना चाह रही क्योंकि ये बड़ा सेंटिमेंट का मुद्दा है, सबकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर को लेके इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचारित किया गया, और पता चला जो वहाँ आस्थावान व्यक्ति गए उन्होंने जो चढ़ावा किया, चढ़ावे के रूप में पैसे दिए, धन दिया या फिर कुछ भी आभूषण वगैरह दिए, पता चला बाद में वो सब चोरी हो गए। बिल्कुल। अब सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि आप पर्ची दो। अरे भाई, जो कोई अगर दान धर्म में देता है वो कोई पर्ची थोड़ी उसका लेता है। तो इस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इसका खामियाजा आने वाले समय में 100% ये सरकार भुगतेगी। जी बिल्कुल। हाल ही में जो अभी 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था सर, वो तो हमने देख लिया, बिहार देख लिया, MP देख लिया, तो ये असर जो है पेपर लीक का मुद्दा उठा, अब यूपी में यहाँ पर चंदा चोरी का उठ रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं लग रही है कि अब जो पहले से जो प्रभाव था वो कम हो रहा है और यूपी में तो बड़ा झटका भी लग सकता है। देखिए, ये 3 उपचुनाव हुए हैं, बिल्कुल, गुजरात का और मध्य प्रदेश और बिहार में। तो इन चुनावों से ये लग रहा था कि क्या चंदा चोरी, नीट पेपर और जैनजी का आंदोलन, क्या इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन उसका असर कम नहीं पड़ा, बहुत बुरी तरीके से पड़ गया है। अब बताओ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हो, वो व्यक्ति अपनी न सिर्फ सीट हार गया बल्कि बूथ ही हार गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे जीता कौन? जो सबसे छोटी पार्टी है। ये अपने आप में शर्म वाली बात है। और दूसरा, दतिया चुनाव, विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश का हुआ है, और वहाँ कितने बड़े कदावर नेता थे। पूर्व गृह मंत्री प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, बिल्कुल, इसकी तूती बोलती है पूरे प्रदेश में। और जब 2023 के चुनाव हुए थे उस समय मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी उनको कहा जा रहा था। वो अपना चुनाव हार जाते हैं, वो अपनी सीट हार जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है। तो इससे जो सीधा जो इफेक्ट पड़ा है जैनजी आंदोलन का पड़ा है, चंदा चोरी का पड़ा है, नेट जो पेपर लीक हुआ है उसका पड़ा है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक SIT बनाकर के जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक SIT गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को SIT का अध्यक्ष, IG रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस SIT को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में SIT ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है। पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध वर्ग के साथ संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। ये कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें सपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि, संत, बुद्धिजीवी और पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये आयोजन सामाजिक संवाद को मजबूत करने और सभी वर्गों के लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और सपा अपनी पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण समाज में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के संबोधन पर सभी की नजरें रहेंगी और माना जा रहा है कि वो संगठन विस्तार, आगामी चुनावी रणनीति और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर अपने रुख को लेकर कड़ा संदेश दे सकते हैं। और ऐसे में ये कार्यक्रम केवल एक सामाजिक संवाद नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति का अहम पड़ाव माना जा रहा है। वहीं झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची में कई दिनों से धरना दे रहे छात्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। प्रदर्शनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को लेकर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और विवादित परीक्षाओं की रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसीलिए निष्पक्ष जांच के बिना वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन के दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार भर्ती परीक्षा विवाद को गंभीरता से ले रही है और कानून के दायरे में रहकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सरकार ने मामले की जांच के लिए सीआईडी जांच शुरू कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। बढ़ते राजनीतिक दबाव और छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बीच अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल 2026 को लेकर मंजूरी मिल गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों विधेयकों को सदन में पेश करेंगी और ऐसे में टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल का उद्देश्य जो है विभिन्न कर कानूनों में संशोधन करके टैक्स व्यवस्थाओं को सरल बनाना है, निवेश को बढ़ाना होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना होगा। विधेयक में विदेशी निवेशकों और भारत में संचालित ऑफशोर फंड्स के लिए भी कई प्रावधानों का आसान बनाना भी प्रस्ताव होगा। वहीं इस बिल को लेकर सरकार को भारत की सचित निधि को लेकर इंडिया से स्वीकृत खर्च के लिए धन निकालने का भी वैधानिक अधिकार भी मिल जाता है। ऐसे में विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों विधेयकों को लोकसभा से पारित किया गया और सरकार का कहना है कि इन संशोधन से कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी। और अब इस विधेयक पर संसद की आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से इन्हें लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। वहीं भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया है। कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद से 4 अगस्त की शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिनके निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड, टॉलीवुड और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदीप रावत की सबसे ज्यादा पहचान आमिर खान की फिल्म गजनी से दमदार खलनायक और लगान में निभाए गए यादगार किरदार से मिली थी और इसके अलावा उन्होंने सरफरोश सिंह, किंग ब्लिंग और साथ ही ब्रांड मस्ती समेत कई हिंदी फिल्मों के साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और अन्य भाषाओं को फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया था। टेलीविजन पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार भी आज तक लोगों को याद है। और ऐसे में अभिनेता के मैनेजर के मुताबिक प्रदीप रावत करीब 4 साल पहले कैंसर से उभर गए थे, लेकिन 1.5 महीने पहले बीमारी दोबारा लौट आई और जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर फिल्म जगत से जुड़े कई कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है और आज उनके अंतिम संस्कार में परिवार, करीबी मित्र और फिल्मी इंडस्ट्री में जुड़े कई लोगों के शामिल होने की संभावना है।
वहीं पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम के अनिवार्य गायन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और याचिका पर अपना पक्ष रखने को भी कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मदरसे में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों का अनिवार्य गायन कराना संविधान में मिले मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि मदरसों में वंदे मातरम गाया जाता है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। हालांकि अदालत ने यह भी माना है कि आदेश जारी करने के अधिकारों से जुड़ा सवाल विचारणीय है और ऐसे में अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या अब तक किसी छात्र या फिर संस्था के खिलाफ वंदे मातरम नहीं गाने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई तक सभी पक्षों के तर्कों पर विचार किया जाएगा और ये मामला राष्ट्रीय गीत, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सभी की नजर केंद्र सरकार के जवाब और हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आया है। कैलिफोर्निया स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई उस समय की गई जब ट्रंप के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया था। पुलिस ने संदिग्ध के वाहन की तलाशी ली जिसमें एक पिस्तौल और अन्य हथियार संबंधित सामान बरामद होने की बात सामने आई है। बाद में उसके घर की तलाशी में अतिरिक्त हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामान मिलने की जानकारी भी सामने आई है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी गोल्फ क्लब के आसपास घूमते हुए सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें और वीडियो बना रहा था। फिलहाल मामले की जांच अमेरिका सीक्रेट सर्विस कर रही है और अब सबकी नजरें जो है इस कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप या फिर आम जनता के लिए किसी भी तत्काल या विश्वसनीय खतरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ हथियार रखने और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है और जांच एजेंसियां आरोपी के इरादों और संभावित संबंधों की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता ही जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के बाद से देहरादून जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों और बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और राहत एवं बचाव दल को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बेहद ही जरूरी होने पर घरों से बाहर निकले और नदी नालों, पहाड़ी ढलानों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। अभिभावकों से भी कहा गया है कि स्कूल बंद रहने के दौरान बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर रखें और मौसम से जुड़ी अधिकारित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और परिस्थितियों के अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।